नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये पिछले दिनों की है। बिहार के मोतिहारी में 23 अक्टूबर को एक लड़का अपने घर से गायब हो जाता है। उसकी जो माँ रहती हैं करीब 10 बजे रात तक इंतजार करती हैं। लड़के के फोन पर फोन किया जाता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। जैसे ही उसके पिताजी बाहर से घर आते हैं तो माँ बताती है कि उनका लड़का रितेश, जो मात्र 22 साल जिसकी उम्र रहती है, उसके साथी उसको घर से बुला कर ले गए थे, लेकिन ना तो साथियों का फोन लग रहा है ना रितेश का फोन लग रहा है। अब पिताजी भी बेहद हैरान परेशान होते हैं। घर वालों उसके पास जाते हैं। जो उसका दोस्त रहता है ऋषभ के घर जाते हैं तो पता चलता है कि वह तो घर से गायब है। घर तो एक दो दिनों से वह आया ही नहीं। अब फौरन ही पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरा बेटा 23 तारीख को करीब शाम को वह घर से अपने दोस्तों के साथ निकला था, उसका अपहरण हो गया है, उसका कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही पुलिस अपहरण का नाम सुनती है फौरन एक्टिव होती है और अपनी कुछ साथियों के साथ पुलिस ऋषभ के घर जाती है, पूछताछ करती है। तो फिर वही बात ऋषभ के घर वाले बताते हैं कि वह तो 2 दिन से घर से गायब है। अब पुलिस ऋषभ की छानबीन करती है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन ऋषभ का कुछ पता नहीं चलता है। करीब 2 महीने होने को होते हैं। अब 2024 आ जाता है। 2 तारीख को पुलिस उसका खुलासा करती है। जो पुलिस 2 महीने से रितेश का पता नहीं लगा पा रही थी, एक के बाद एक 3 मर्डर होता है, तब जाकर रितेश का पता चलता है। और जब रितेश का पता चलता है तो रितेश का सिर्फ अंगूठा और सिर्फ उसके कुछ कटे पिटे बाल मिलते हैं। अब उससे रितेश की पहचान हो नहीं पा रही है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नेपाल में 18 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे नेपाल के चितवन की पुलिस सगौली थाने पर फोन करती है, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। और पूर्वी चंपारण बिहार का एक ऐसा जिला है जो नेपाल से ही सटा हुआ है और वहां आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब फोन आता है। जो सगौली पुलिस रितेश के गायब होने के, अपहरण होने की 2 महीने से तलाश में लगी थी, उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं थे, कोई भी सबूत नहीं थे। पुलिस हैरान परेशान बैठी थी। यह मानकर बैठ गई थी कि अब रितेश का कुछ पता चलने वाला नहीं है। तभी कहानी में एक अलग ट्विस्ट आता है। चितवन की पुलिस फोन कर बताती है सगौली पुलिस थाने पर कि चितवन में 2 बोरियां मिली हैं और 2 बोरियों में 2 लाशें मिली हैं। और उन दोनों लाशों में एक लाश जो है किसी महिला की है जिसकी उम्र 29 से 30 साल है, जो शादीशुदा है। और एक लाश जो है वह किसी नौजवान युवक की है। अब पुलिस फौरन ही चितवन पहुंचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर अपने यहाँ चंपारण आती है। चंपारण आने के बाद उसकी शिनाख्त होती है महिला की, तो पता चलता है कि महिला का नाम संजू है, उर्फ अस्मिता है। अस्मिता की उम्र जो है 30 साल है। अब फौरन ही पुलिस अस्मिता के घर वालों से पूछताछ करती है, शिनाख्त कराती है, तो पता चलता है कि यह उन्हीं की लड़की है अस्मिता। अब अस्मिता का जो पति रहता है अखिलेश को बुलाया जाता है। अखिलेश से पूछताछ होती है तो अखिलेश जो खुलासा करता है वाकई में वह बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला रहता है। बिहार में हुए एक के बाद एक ट्रिपल मर्डर की कहानी, जिसका राज अखिलेश खोलता है। दरअसल जो अखिलेश रहता है उसकी शादी 2013 में संजू से होती है। संजू एक लड़की का नाम है, उसका एक और नाम भी है अस्मिता से होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोनों के बीच। इसी बीच उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब करीब 2020 आ जाता है। 2020 से कुछ साल पहले ही वह अपने ननिहाल गया हुआ था। फुलवरिया में उसका ननिहाल पड़ता है। फुलवरिया में जब वह जाता है तो वहां उसके बचपन के 2 साथी मिलते हैं। मामा के घर के पड़ोसी रहते हैं। एक का नाम ऋषभ रहता है और एक का नाम रितेश रहता है। दोनों ही उसके बचपन के साथी रहते हैं। बातचीत धीरे धीरे दोनों की, कभी कभी मिलते थे तो कभी कभी बातचीत करते रहते थे। अब 5 साल बाद वह ननिहाल जाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर एक दिन
उसकी पत्नी उसको बताती है कि जो ऋषभ है और जो रितेश है वह उनसे बातचीत करती है, और न जाने कब अखिलेश की पत्नी संजू ऋषभ और रितेश को चाहने लगी थी। अब इसी बीच जो ऋषभ था वह बार बार फोन कर बातें करता और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था, लेकिन अब वह दोनों अखिलेश के घर भी आने जाने लगे थे। लेकिन जो रितेश नाम का लड़का था वह फोन कर उसको टार्चर करता था, यानी कि उसकी पत्नी को बेहद ही टार्चर करता था, परेशान करता था। इसी बीच एक दिन जब उसके टार्चर से परेशान होकर जो उसकी पत्नी रहती है संजू, वह ऋषभ से बातचीत करती है। ऋषभ रितेश को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, वह भी किसी की पत्नी है, लेकिन रितेश मानने को तैयार नहीं था। वह कई तरह से संजू पे जुल्म ढाता रहा। अब जब संजू परेशान हो जाती है तो अपने पति अखिलेश से एक दिन रात में जब दोनों कमरे में सोने जाते हैं तो बताती है कि मैं रितेश से बात करती हूँ और रितेश मुझ पर जुल्म ढा रहा है, मुझको टार्चर करता है, मेरी कुछ वीडियोज वगैरह बनाया है और वह उसी को लेकर ब्लैकमेल करता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं आजिज आ चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। वह अपने पति से माफी मांगने लगती है कि मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अब पति पिघल जाता है पत्नी की बातें सुनकर कि चलो जो किया सो किया, कम से कम कुछ सही तो बता रही है। अब पति फौरन ही ऋषभ से बात करता है। जब ऋषभ से बात करता है अखिलेश तो ऋषभ बताता है कि हाँ वह टार्चर करता है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही वो हामी भरता है, अब ऋषभ अखिलेश के साथ मिलकर, और अखिलेश का एक और साथी रहता है विनय, विनय और अखिलेश और ऋषभ तीनों मिलकर 23 अक्टूबर की करीब 12 से 1 बजे उसके गांव जाते हैं फुलवरिया। फुलवरिया जाने के बाद रितेश को उसके घर से बुलाकर जो विनय रहता है और उसका दोस्त ऋषभ रितेश को बुला कर लाते हैं। रितेश को बुला कर लाने के बाद वहां से उसको एक जंगल की तरफ ले जाते हैं और जंगल की तरफ ले जाकर उसका गला घोट देते हैं। अब गला घोटने के बाद उसको एक बोरे में पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद जो उसका साथी होता है ऋषभ, वह फोन करता है एक कैब को। अब कैब जैसे ही आती है उसकी बॉडी को कैब में रखा जाता है। कैब वाले को कुछ पता नहीं होता है और तीनों मिलकर ले जाते हैं उसे गोपालपुर ले जाने के बाद वहां पर एक खाली खेत पड़ा रहता है जो कि ऊसर टाइप का बोलते हैं, कोई भी जोताई वगैरह नहीं होती थी। उस जगह पर ले जाकर रातों रात उसको दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद अब वहां से वो घर चला आते हैं। इसी बीच जो अखिलेश होता है वह किसी काम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर चला जाता है कुछ ही दिनों बाद आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ जो पत्नी है वह मायके गई हुई है। जब वह मायके फोन लगाता है तो पता चलता है कि पत्नी घर पर नहीं है। अब वह मायके पहुंचता है, मतलब अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद अखिलेश ससुराल वालों से बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह तो तुम्हारे ही साथ नेपाल गई है। नेपाल के चितवन में कहीं वह बता रही थी कि मैं अखिलेश के साथ जा रही हूँ। अब अखिलेश परेशान होता है, हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। उसकी पत्नी बिना अपने पति को बताए नेपाल कैसे चली गई। अब वह नेपाल उसे ढूंढते हुए पहुंचता है, जाकर इधर उधर पता करता है। कई दिन गुजर जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब उसे कहीं से पता चलता है कि नेपाल के चितवन में उसकी पत्नी किसी किराए के कमरे पर रह रही है। अब वह फौरन ही वहां उस किराए के कमरे पर पहुंचता है और जैसे ही अंदर जाता है तो जो अंदर का सीन वो देखता है वह देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी संजू और जिस साथी ने हामी भरी थी कि रितेश टार्चर करता है ऋषभ और संजू एक कमरे में नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में सो रहे थे। और जब यह हाल अखिलेश खिड़कियों के रास्ते से देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर वहां से वह चला जाता है। अब वह एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत एक दिन जब दोनों कमरे में सो रहे थे तभी वह अपने साथी के साथ जाता है और जाने के बाद अखिलेश अपनी पत्नी संजू और ऋषभ दोनों का गला दबाकर हत्या कर देता है।
अब दोनों को मार डालता है, दोनों को चेक करता है कि दोनों जिंदा है या फिर मर गए। जब मर जाते हैं तो फिर मार्केट जाता है, मार्केट से प्लास्टिक की बोरियां खरीद कर लाता है और बोरियों में भरकर चितवन के, नेपाल के चितवन के जंगलों में, जो कि चंपारण से सटा हुआ है, वहां वह फेंक कर अपने घर चला आता है। घर आकर आराम फरमा रहा था, इसी बीच पुलिस रितेश के अपहरण की अभी गुत्थी सुलझा ही नहीं पाई थी कि तब तक सगौली थाने पर चितवन, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां से फोन आता है। नेपाल पुलिस फोन करती है कि किसी भारतीय नागरिक की, महिला और पुरुष की, हमारे यहाँ 2 बोरियों में लाश मिली है। फौरन यहां से पुलिस जाती है सगौली थाने की ओर, जाकर वहां बातचीत करती है। तो बातचीत में पता चलता है कि यह दोनों ही बिहार के ही रहने वाले हैं। जो लड़का ऋषभ रहता है उसके बारे में पुलिस अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसका फोटो पुलिस के पास था, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। दोनों को लेकर आती है तो महिला की जो शिनाख्त होती है वह उसी अस्मिता संजू के नाम से होती है। अब पुलिस फौरन ही उसके घर पहुंचती है और उनके परिवार वालों को, पति समेत सबको बुलाकर थाने लाती है। थाने लाने के बाद अब पूछताछ होती है। पूछताछ होती है तो जो अखिलेश रहता है वह स्वीकार करता है कि हाँ, यह मेरी पत्नी है। और जैसे ही पता चलता है कि पत्नी है और मरने वाला युवक ऋषभ है, तो अब पुलिस अखिलेश से पूछताछ करती है कि आखिर माजरा क्या है, हकीकत तुम बताओगे या हम फिर अपने तरीके से पूछे। और इस अखिलेश तरह तरह की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है। वह बताता है कि मेरी पत्नी कुछ महीनों से गायब हो गई थी और मैं उसकी तलाश कर रहा था। पुलिस पूछती है अखिलेश से कि ये बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी गायब थी तो तुमने किसी भी प्रकार की शिकायत किसी थाने में जरूर कराई होगी। अखिलेश कहता है मैं डर गया था, इसलिए मैं किसी थाने में जाकर शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। मैं खुद ही तलाश कर रहा था। मैंने सोचा कि कहीं आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी पत्नी घर से भाग गई है तो बड़ी बदनामी होगी। अब फौरन पुलिस उसको ले जाकर अंदर कमरे में जब उसकी सख्ती से साथ पेश आती है, उसकी खातिरदारी करती है, तो वह टूट जाता है, रोने लगता है और बताता है कि 5 महीने पहले जब मैं ननिहाल गया था तो मेरे जो पुराने दोस्त थे उनसे मेरी बातचीत होती थी। इसी बीच न जाने कब ऋषभ और रितेश की दोस्ती मेरी पत्नी से हो गई और पत्नी के साथ दोनों अवैध संबंध बनाने लगे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने रितेश को घर से बुलाकर उसका कत्ल कर दिया, कत्ल कर गोपालपुर में दफना दिया। और दफनाने के बाद मैं वहां से चला गया। और जब पुलिस पूछती है कि ठीक है तुमने रितेश का कत्ल किया, फिर संजू और ऋषभ का कत्ल क्यों किया, तो बताता है कि इन दोनों ने मेरे साथ प्लान बनाया था और साजिश की थी। साजिश के तहत मेरी पत्नी और ऋषभ ने मुझसे पहले रितेश को मरवाया। मरवाने के बाद दोनों का रास्ता जब क्लियर हो गया तो दोनों भाग गए और भाग कर जाकर नेपाल में छुप कर रहने लगे। जब मैं खोजते हुए पहुंचा, मुझे इस बात का अंदाजा हुआ। जब मैंने सामने अपनी आंखों से देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि अब इन दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा, इसलिए मैंने इन दोनों का कत्ल कर दिया। अब पुलिस अखिलेश को लेकर उस जगह पर जाती है, गोपालपुर। तो गोपालपुर जब उस जगह पर जहां पर इसने रितेश के लाश को दफनाया था, वहां पर पुलिस जब खुदाई करती है तो वहां से सिर्फ बाल, नाखून और अंगूठा बरामद होता है। बाकी बॉडी वहां से गायब रहती है। यानी कि 2-3 महीने हो गए थे, बॉडी काफी सड़ चुकी थी। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में आज भी जुटी है कि वाकई में वह लाश रितेश की है भी या नहीं है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है रमेश जी हैं, राजस्थान से हैं, सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिक्की यादव हैं, अमित जी हैं आजमगढ़ से, सतीश गुप्ता मऊ से, सोहनलाल सेठिया व्यूअर राजस्थान से हैं, नासिर पठान है महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी इसे शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।